गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने PDE यानी कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं, जो हमारे NTA UGC नेट का यूनिट 9 है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम जो है आप लोग के सामने ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की बात करेंगे, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे NTA UGC नेट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यदि हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट की बात करें कि उनके आपस में क्या जो है कि एक इंटरेक्शन है, एक क्या जो है कि अंतःक्रिया होती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन ही हमारे धरती पर एक ऐसा प्राणी है, यानी कि मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हमारे इन्वायरमेंट के जो फिजिकल हम कह सकते हैं, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ हार्मोनी को इस्टेब्लिश करता है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करता है। किस पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स? वो है पर्यावरण के भौतिक जो परिवेश है उसके साथ। तो फ्रेंड्स ये जो ह्यूमन का जो अटैचमेंट है, यानी कि जो हार्मोनी इस्टेब्लिश करता है, वो हमारा टू टाइप्स का होता है। एक तो फिजिकल होता है और सेकंड जो है कि कल्चरल होता है। कौन कौन सा फ्रेंड? एक फिजिकल होता है और दूसरा कल्चरल होता है। तो इससे जो है कि एडजस्टमेंट करना, और इसके साथ ही ये परिणाम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ करता है एक ह्यूमन बीइंग, उसके द्वारा जो है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जो है एक अनुकूलन को स्थापित किया जाता है, एक एडजस्टमेंट को बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके यानी कि ह्यूमन के और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की यदि हम बात करें तो इसे हम टू पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, यानी कि टू पर्सपेक्टिव में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि टाइम बेस्ड इंटरेक्शन की बात होती है। ये जो टाइम बेस्ड इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं कालिक पक्ष की अंतःक्रिया, यानी कि जो इंटरेक्शन हमारे प्रीमिटिव जो ह्यूमन थे, यानी कि हमारे ह्यूमन बीइंग जब पैदा हुआ था अब इस इन्वायरमेंट में, तब की बात हो रही है। प्रीमिटिव ह्यूमन यानी कि आदि मानव जो थे फ्रेंड्स, उनकी जो भूमिका थी वो टेक एंड गिव का था। कैसा था फ्रेंड्स? वो टेक एंड गिव का एक प्रोसेस के रूप में, यानी कि वो हमारी जो नेचर है उससे लेते भी थे और देते थे। लेकिन जो टेक का काम है उसमें वो फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी मांस थे, ये सारी चीज़ें जो लेते थे, लेकिन जो देने का काम होता था हमारे नेचर को यानी इन्वायरमेंट को, वो इनडायरेक्टली करते थे। उन्हें पता नहीं चला वो किस तरीके से दिए। वो देने का क्या काम था फ्रेंड्स? वो है जो ये फ्रूट्स को, जो फ्लावर्स को यूज किए, उसको यहाँ वहाँ बिखरा दिए, यहाँ वहाँ वो फेंक दिए, जिससे वजह से वो दूर दराज तक बिखर गया। और हमारी जो वनस्पति है यानी कि जो प्लांट्स है, डेवलपमेंट यहीं पे उसका ग्रो होने लगा, जो प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे वो संवर्धन की क्रिया होने लगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है और इन्वायरमेंट है, इस पीरियड में टाइम बेस्ड इंटरेक्शन जो होता है, इसके अंतर्गत वो एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम देखें, जब 19th सेंचुरी आता है तो उस टाइम में, यानी 19th सेंचुरी के बाद के पीरियड को देखें, तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था, जिसकी वजह से, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन बीइंग था इस पीरियड में, वो कैसा ह्यूमन बन गया? अब बन गया वो इकोनॉमिक ह्यूमन, यानी कि आर्थिक मानव के रूप में परिवर्तित
हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जब वो आर्थिक मानव के रूप में ट्रांसफ़र हुआ तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका जो है यूज करने लगा, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दोहन करने लगा, हम ये कह सकते हैं। तो इस दोहन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा दूषित हुआ, यानी कि जो है प्रदूषित हुआ, पॉल्यूशन जो है बढ़ गया। ठीक है, इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत उसका क्षति होने लगा। तो अब यह स्थिति है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इतना दूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि मानव सहित समस्त जो जीवधारी हैं उनका अस्तित्व क्या है, संकट में पड़ गया है। तो ये हमारा टाइम बेस्ड इंटरेक्शन था एक ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लेस बेस्ड इंटरेक्शन की बात करते हैं। इसको हम कहेंगे जो है स्थानिक पक्ष, हम कह सकते हैं स्थान से रिलेटेड ऐसी इंटरेक्शन। फ्रेंड्स हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल जो है क्रिएचर है, हम कह सकते हैं। कैसा है वो, सामाजिक प्राणी है। तो ये इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि समाज के जितने व्यक्ति हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी के जो एक सामूहिक कह सकते हैं ग्रुप ड्यूटी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका वो निर्वहन करता है, उसको लेकर चलता है। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स कि वो एक ऐसे एरिया का सिलेक्शन करता है जो उसके लिए फ्रेंडली हो, कैसा हो, ऐसा हो जो उसके लिए अनुकूल हो, ऐसे एरिया का सिलेक्शन करता है, क्योंकि सारे मेंबर्स को वो लेकर चलता है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। तो संपूर्ण समाज यानी कि ओवरऑल सारे सोसाइटी के नीड को यहाँ पे वो फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट पे जो है क्या करता है फ्रेंड्स, वो उस पर इफेक्ट डालता है, क्या करता है, प्रभावित करता है। और जिसकी वजह से हमारे नेचर के जो रिसोर्स हैं जो यूज करता है उससे एक फ्रेंडली रूप में यूज करता है, ताकि कोई उसका हनन न हो पाए, उसकी क्षति न हो। तो इस प्रकार के जो हमारे नेचर और सोसाइटी का जो रिलेशन है, हम कह सकते हैं नेचर और सोसाइटी का रिलेशन कैसा हो जाएगा, उस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम उसका नाम देंगे सोशल इकोलॉजी। अभी हम इकोलॉजी पे आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, इकोलॉजी क्या होता है। तो एक तरह से ये सामाजिक परिस्थिति का निर्माण हो जाता है हमारे प्लेस बेस्ड जो इंटरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है कि अब बात आता है कि ये जो हमारे ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है, इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें हमारा जो है कि पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट का लेवल हो गया, कल्चरल जो विरासत मिले हैं, हमारे रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज जो हैं, रिलीजन, साइकोलॉजिकल थॉट्स, नॉलेज, टेक्निकल और जो उपलब्धियां हैं, ये सारे जो है कि फैक्टर्स के रूप में इन्हें प्रभावित करते हैं, जिनके आधार पे जो हमारा ह्यूमन बीइंग है सोसाइटी के जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे जो है कि इंटरेक्शन का काम करता है, जिससे किसका उद्भव होता है, किसकी रचना होती है फ्रेंड्स, एक कल्चरल जो है स्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं कल्चरल सांस्कृतिक प्रदेश की जो है कि रचना करता है। फ्रेंड्स हम अगर रीजनल लेवल पर देखें तो जो है कि हमारा ह्यूमन जो सोसाइटी है वो 3 टाइप्स में बटे हुए हैं। एक तो डेवलप्ड होता है, और एक डेवलपिंग होता है, और एक अंडर डेवलप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों रूपों में जो है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी है बटा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कल्चरल सर्किल का निर्माण करता है। इसी के बीच जो है बढ़ जाने की वजह से जो हमारी नेचर ने डिफरेंट यानी कि एक अपोजिट जो है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ सीमा तक जो है समायोजन यानी एडजस्टमेंट करता है, एक जो है कि एडजस्ट करने की क्षमता भी प्रदान की है। किंतु जब हम इस सीमा से दूर जाते हैं, फ्रेंड कहने का तात्पर्य ये है कि डेवलपमेंट और डेवलप्ड और डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज क्षेत्र बटे हुए हैं, यदि अपनी सीमा को, अपनी लिमिटेशन से दूर जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट वहाँ पे जो है एबल नहीं होता है एडजस्ट कराने में। तो सीमा का अगर पार होगा तो जो है कि
प्रकृति भी साथ छोड़ देगी, नेचर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ताकि हम जो है कि अपने क्षेत्रों में रहकर अपना विकास करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है कि सारी चीज़ों को भी जो है कि छोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा एक सोशल इंटरेक्शन होता है। और कभी कभी फ्रेंड्स ये भी होता है कि ये हम जो है कि ह्यूमन बीइंग ही केवल इन्वायरमेंट से, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, कभी कभी इन्वायरमेंट भी ह्यूमन के ऊपर जो है कि प्रभावित करती है। ये नहीं कि प्रदूषण की वजह से ही, बल्कि हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, वो हम कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें, हमारा चंबल घाटी का जो क्षेत्र है तथा जो विकसित बीहड़ क्षेत्र है, वहाँ पे हम सोशल बिहेवियर को देखें तो वो जो है कि चेंज होते हैं, वहाँ के जो थॉट्स हैं वो प्रभावित होते हैं प्रकृति से। यहाँ के निवासियों में एक क्रिमिनल जो है टेंडेंसी को प्रोत्साहन मिलता है, उसको इंक्रेजमेंट मिलता है जो बीहड़ जो है क्षेत्र में रहते हैं। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट भी जो है हमारे सोशल बिहेवियर को, यानी कि ह्यूमन के सोशल बिहेवियर को जो है चेंज करता है, रीजन बाय रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ है, यानी कि नृजाति जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या जो है कि प्रभाव होता है। फ्रेंड्स, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हम परिणाम स्वरूप एक प्रभाव या वस्तु को नामित करते हैं, हम कह सकते हैं कि इस वर्ड का जो यूज है, यानी कि जो हम इस इफेक्ट को नामित करते हैं, वो क्या है, वो हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है। इस वर्ड का यूज जो है सबसे पहले कौन किया था फ्रेंड्स, वो है रसिया के एलेक्सी पाउलो ने। किस संदर्भ में, यानी किस मीनिंग में किया था, वो है टेक्निकल मीनिंग में यूज किए थे। लेकिन ब्रिटेन के जो है कि सबसे पहले इस वर्ड का जो है यूज, इसका जो है कि प्रयोग जो है एक इकोलॉजिस्ट थे आर्थर टैक्सले, जो है ह्यूमन इफेक्ट यानी कि क्लाइमेट प्लांट कमिटी के ह्यूमन इफेक्ट के संदर्भ में क्लाइमेट प्लांट कमिटी के रूप में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम जो है कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू जो है इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि क्या उसका इम्पैक्ट है, उसको जानते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट है फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट इफेक्ट्स, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मॉडर्न टाइम में हमारा इंडस्ट्रियल एरा है ये, इसमें ह्यूमन बीइंग अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए पर्यावरण का दोहन इस प्रकार से करता है कि इसका हमारे इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो है कि बहुत ही जल्दी दिख जाता है फ्रेंड्स, ये जो प्रभाव होते हैं। तो इसे हम वन बाय वन करके हम समझते हैं कि कौन कौन से ये इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट इसमें है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वन के विनाश की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो हमारे एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन है, ट्रेड्स को लेकर जो ऑब्जेक्टिव है, इन सारी चीज़ों को लेकर मनुष्य द्वारा यानी ह्यूमन बीइंग के थ्रू वन की यानी फॉरेस्ट की कटाई बहुत तेज़ी से की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो है मिट्टी यानी मृदा का क्षरण हो रहा है, अपरदन हो रहे हैं, इरोजन जो होता है, फ्लड्स की प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन एक्टिवेशन होते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जो निर्माण और उत्खनन का जो काम होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, उसके वजह से भी हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारे डैम है, वाटर जो स्टोरेज किया जाता है, उसकी वजह से हमारे जो सेल है यानी कि रॉक्स हैं, उनमें उसके बैलेंस में जो है कि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और जिस वजह से हमारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, जो भूकंप की घटनाएं होती हैं उसका भी उद्भव होता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसकी वजह से वाटर जो होता है यानी कि वर्षा का जो पानी होता है उसका जमाव हो जाता है, और भूमिगत जल जो होते हैं वो भी
प्रदूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स जो नाभिकीय कार्यक्रम होते हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 39 जो है परमाणु रिएक्टर है काम कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि 1979 में एक घटना घटित हुई थी यूएसए में 3 माइल आइलैंड के नाम से, और उसके बाद 1984 में जो है कि चेरनोबिल यूक्रेन की घटना हुई थी, और 2011 में एक घटना हुई थी जापान में फुकुशिमा में। ऐसे रिएक्टरों की दुर्घटना जो है कि बार बार संभावना बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट पे जो है भारी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स। कभी कभी मौसम रूपांतरण यानी मौसम को मॉडिफाई करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मेघ विजन और हेल स्टॉर्म को रोकना और कंट्रोल किया जाता है, जिससे इसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करते हैं, जो फ्रेंड जल्दी नहीं दिखाई देता यानी कि ये दिखने में बहुत टाइम लगता है। तो आज हमारा जो टाइम है वो इको यानी इकोनॉमिक बेस्ड है, इकोनॉमिक प्रधान हो गया है, अर्थ प्रधान। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी है बड़े रफ्तार से जो है कि चल रही है, जिसमें हम देख सकते हैं विशेषकर औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विस्तार ज़्यादा हो रहा है। ह्यूमन के थ्रू किए गए जो प्रयास हैं यानी जो काम होते हैं, उससे जो है कि हम इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कुछ प्रभाव होते हैं। तो ये प्रभाव जो है कि पहले से प्लान नहीं होते हैं, पहले से सोचे नहीं होते हैं, ये जो है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू जो है पड़ जाते हैं। तो इसमें वन बाय वन करके हम देख सकते हैं इसके इफेक्ट्स को। सबसे पहले है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या है फ्रेंड्स, इसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। ये हमारे आर्थिक विकास को यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक डायनेमिक जो है कि एक गति देने के लिए बहुत ही तीव्र गति से हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हो रहा है। किंतु इन उद्योगों से यानी इन इंडस्ट्री से बड़ी मात्रा में जो है कि वेस्टेज और जो स्मोक होते हैं ये सारे उत्सर्जित होते हैं, जिससे हमारे जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सिस्टम प्रदूषित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे जो आधुनिक टाइम में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पैटर्न अपनाए जा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जैसे हमारे एग्रीकल्चर जो केमिकल्स हैं, कीटनाशक हैं, जो मेडिसिन है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इकोलॉजी सिस्टम है उसका जो हम कह सकते हैं फूड चेन और फूड वेब्स है उसमें चेंजिंग हो जाता है, जो आहार श्रृंखला है, आहार जाल है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है विषैला तत्व है वो है हमारा DDT। इसके बाद नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। ये क्या है फ्रेंड, इसे हम शहरीकरण कह सकते हैं। शहरीकरण जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा समस्या दे रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो शहरों में हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट के साधन है उनकी भी संख्या बढ़ते जा रही है। तो इसमें हमारे बस हो गए, कार हो गए, ट्रक हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, इसमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो है समस्या हो रहा है, इसकी वृद्धि हो जा रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, ये इकोलॉजी वर्ड जो था बहुत बार बार हमारे जो है कि हम जब भी डिस्कस कर रहे थे, इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे ह्यूमन इन्वायरमेंट की और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो था उसमें आ रहा था, तो उसी इकोलॉजी की हम बात करते हैं। इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ये इस वर्ड का यूज सबसे पहले जो है जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल करके, उन्होंने 1866 में दिया था फ्रेंड्स। इन्होंने ये बताया कि इकोलॉजी क्या होता है। इन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट और लिविंग कम्युनिटी के जहाँ पे हम रिलेशन यानी कि
इन दोनों के रिलेशन की का जो है कि स्टडी करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्वायरमेंट के बारे में समझ चुके हैं, लिविंग कम्युनिटी यानी कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं उनके। तो इनका ये आगे ये बोलते हैं कि इन दोनों के केवल रिलेशन का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, मीन्स इनके जो है जो ड्वेलिंग प्लेस है यानी कि निवास स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक जो घटक हैं उनके अध्ययन का बोध होता है, बल्कि इसके अलावा जो है इनके अंतर संबंध जो है उनकी जटिल प्रक्रिया की भी इसके थ्रू जानकारी मिलती है। यानी कि सारी चीज़ें जो है एक लिविंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इन दोनों के रिलेशंस का जहाँ पे स्टडी हो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड्स, बाय बाय।